डियर स्टूडेंट्स, आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। जैसा कि अपन सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कारण कि इसके अंदर जितनी भी एनर्जी एटीपी का जो निर्माण होता है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में क्या है, एक एंजाइम, को एंजाइम, मेटल्स, कोफैक्टर्स, ये सब इसके अंदर रहते हैं। एक इंटीग्रेटेड और एक ऑर्डरली मैनर के अंदर काम करते हैं और एटीपी का निर्माण होता है। अगर ग्लूकोज का अपन वैसे बर्न करें तो इतनी ज़्यादा ऊर्जा एक साथ निकलती है कि वो कोशिका को जला दे। पर माइटोकॉन्ड्रिया क्रमबद्ध तरीके से, खास एक तरीके से जो एनर्जी लिबरेट होती है, उस एनर्जी को एटीपी के अंदर बदल देती है। तो जो ग्लूकोज अपन इंटेक करते हैं वो ग्लूकोज टूट कर और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम चेन होती है और उस साइटोक्रोम चेन में जो जो इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी फिर एटीपी के अंदर बदल जाती है। तो इस प्रकार जो एटीपी का अधिकांश जो प्रोडक्शन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। हालांकि ये जो साइटोप्लाज्म है, ग्लाइकोलाइसिस आदि अनएरोबिक रेस्पिरेशन पे होता है, पर अधिकांश जो एनर्जी एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। इसलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेन रिएक्शन होती है उसके अंदर एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, दूसरा एडीपी और तीसरा फास्फेट जुड़ के ये एटीपी एक पानी का मॉलिक्यूल और CO2 का निर्माण कर देता है। और ये एटीपी अपने रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सेल की, उनके लिए काम आती रहती है। तो ये खास करके जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी को ये एटीपी के अंदर बदल देती है। तो अपन थोड़ा सा केमिकल एनर्जी के बारे में देख लेते हैं। जैसे ये फूड स्टफ और ग्लूकोज एनर्जी अपन लेते हैं, उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। तो सामान्यतः जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उस बॉन्ड के अंदर समाहित हो जाती है। सामान्य एक अगर अपन कोवलेंट बॉन्ड ले देखें तो उसके अंदर 3000 कैलोरी पर मोल पाई जाती है। कोई भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है एवरेज, उसके अंदर 3000 कैलोरी पर मोल उसके अंदर अगर तोड़ दें तो 3000 कैलोरी निकलती है। ग्लूकोज को अगर अपन देखें, एक मोल ग्लूकोज को अगर देखें तो रिएक्शन में दे रखा है कि ग्लूकोज प्लस 6O2, तो इसमें लगभग 686,000 कैलोरी निकलती है ग्लूकोज के अंदर। और ये ऊर्जा है, ग्लूकोज के एक मोल को अगर तोड़ें तो इसके अंदर इतनी ऊर्जा मिलती है 6,86,000 कैलोरी पर मोल। अगर एक साथ इतनी ऊर्जा निकल जाए तो कोशिका बर्न हो जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ऊर्जा को एटीपी के अंदर बदल देती है। ग्लूकोज के जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी में बदल जाती है। और ये जो एटीपी बनती है ये अपने कोशिका के अंदर नया मटेरियल बनाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाना, सेक्रेशन का काम है ना, लाइट एमिशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का, आदि जितने भी कोशिका के काम हैं ये सब इस एटीपी के द्वारा संपादित होते हैं। अब प्रश्न आता है कि एटीपी के रूप में ही एनर्जी स्टोर क्यों रहती है कोशिका के अंदर। तो एटीपी के अंदर, एटीपी अपने आप में क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड में अपने को पता है कि एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होती है और फास्फेट ग्रुप लगा रहता है। तो इसके अंदर जो फास्फेट ग्रुप हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड का निर्माण करते हैं। प्यूरिन प्लस राइबो शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड मिलकर एटीपी का निर्माण करता है। ये एटीपी सामान्यतः एक अगर बॉन्ड को तोड़ें तो अपने को 7300 कैलोरी निकलती है। 3 बॉन्ड पाई जाती हैं एटीपी के अंदर। एडीपी के अंदर 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड, और एएमपी में 1 बॉन्ड पाया जाता है। तो अगर एक बॉन्ड अपन तोड़ते हैं फास्फोरिक एसिड का या फास्फेट हटाते हैं तो लगभग 7300 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। तो सामान्य अगर दूसरा मॉलिक्यूल ले तो उसमें अपन ने देखा 3000 कैलोरी निकलती है, जबकि एटीपी के एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 7300। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत कम जगह एटीपी के रूप में ही रह सकती है। इसलिए कोशिका एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करती है। सो ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्यूमुलेट इन वेरी स्मॉल स्पेस। इसके अलावा यूटीपी, जीटीपी, सीटीपी एट्सेट्रा ये भी मॉलिक्यूल बनते हैं।
तो अगर सामान्य अपन एक ये ओवरव्यू देख लेते हैं, जो ग्लूकोज अपन लेते हैं कोशिका के अंदर जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, एनएरोबिक जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लाइकोलाइसिस हमेशा एनएडी जब तक उपस्थित रहेगी तभी तक ग्लाइकोलाइसिस चल सकता है। तो एनएडीपी जो है एनएडीपी के अंदर बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज है ये किसके अंदर बदल जाएगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट के अंदर बदल जाता है। और ये पायरुवेट है ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ जाता है। तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंडेंसेशन होना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाएगा। कई बार क्या होता है, जैसे एनर्जी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, अचानक अगर बढ़ जाए तो जो पायरुवेट है बिना ऑक्सीजन के भी फर्मेंटेशन द्वारा या तो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है या ईस्ट वगैरह के अंदर ये एथेनॉल के अंदर बदल जाता है। ये जो बाहर निकल कर वापस लैक्टिक एसिड है ये ग्लूकोज के अंदर वाया लीवर ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। तो ऑक्सीजन अगर उपस्थित है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का ये पायरुवेट आगे इसका जो कंडेंसेशन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, जहाँ CO2 और क्रेब चक्र के द्वारा H2 और ATP का निर्माण हो जाता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं है या ईस्ट कोशिका है तो उनके अंदर बिना ऑक्सीजन के भी लगातार ATP का निर्माण होता चला जाता है, या तो फर्मेंटेशन के द्वारा या लैक्टिक एसिड के रूप में ये बनते यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर ये साइकिल चलता रहता है। लैक्टिक एसिड वापस लीवर के द्वारा ग्लूकोज में बदलकर कोशिका के अंदर आता रहता है। तो इसके कई रूट हैं जो अपने ग्लूकोज अंदर लेते हैं। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर इसका ऑक्सीडेशन हो, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो पाथवे हैं इसका। अब सबसे पहले अपन ले लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो ग्लूकोज है पायरुवेट के अंदर बदल जाता है। पायरुवेट है ये पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा एसिटाल्डिहाइड के अंदर बदल जाता है, और एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति के अंदर जैसे ईस्ट कोशिका है उनके अंदर एथिल अल्कोहल के अंदर बदल जाता है। और इसके साथ साथ NADH है वो NAD का रीजनरेशन होता रहता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए आवश्यक है कि NAD बनती रहे। अगर NAD नहीं होगी तो ग्लाइकोलाइसिस रुक जाएगा। तो अतः आवश्यक है कि NAD का भी रीजनरेशन लगातार होता रहे। तो इसके अंदर NAD है वो बनती रहती है, वो साइकिल दोबारा उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस में भाग लेती रहती है। तो ईस्ट के अंदर तो ये रूट है, इसके द्वारा पायरुवेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा अगर यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर देखें, ये सिर्फ जो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये सिर्फ ईस्ट कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। अपने सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ये एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए अल्कोहल का निर्माण नहीं होता। सामान्य कोशिका के अंदर क्या होता है, लैक्टोज डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है जो कि पायरुवेट को लैक्टिक एसिड के अंदर बदल देता है, और वही NAD रीजनरेट होती रहती है इसके अंदर भी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में अपन देखें तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम और SH सल्फ हाइड्रिल कोएंजाइम या कोएंजाइम ए पाया जाता है। ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये जुड़कर पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर बदल जाता है। और कोएंजाइम ये जो फिर ये अपने ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है वो चलता रहता है, उसमें लगातार ATP बनती रहती है। तो कहने का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन तो कहाँ होगा, माइट्रो के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर TCA साइकिल चलता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में या तो ये अगर ईस्ट कोशिका तो अल्कोहल बन जाता है या फिर लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो ये आगे इक्वेशन दी हुई है। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज और 2 ATP जुड़कर एक ये फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट के अंदर बदल जाता है जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये फिर स्प्लिट होकर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड मोनोफॉस्फेट के अंदर बदल जाता है। और ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये लास्ट में पायरुविक एसिड के अंदर या पायरुवेट के अंदर बदल जाता है, ये 2 ATP यहाँ बन जाती है। तो इसके अंदर नेट गेन एक तरीके से 2 ATP का, ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन जो है वो 4 ATP बनती हैं, 2 कंज्यूम हो जाती हैं और 2 नेट प्रॉफिट हो जाता है। हाँ, तो अपन थोड़ा सा और इसके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में देख लेते हैं। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस देयर इज ए नीड ए कॉन्स्टेंट, वो बात कही हुई है NAD का रीजनरेशन
होना अति आवश्यक है। तो मसल सेल्स, ट्यूमर सेल्स, यीस्ट सेल्स, ये लगातार क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा NAD है उसका प्रोडक्शन रीजनरेट करती रहती हैं। ये चलता रहा। इन मसल सेल्स बाय द फर्मेंटेशन लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड विच डिफ्यूज टू द साइटोप्लाज्म एंड इन द प्रेजेंस ऑफ O2 पायरुवेट इज फॉर्म्ड। पायरुविक एसिड दोबारा बन जाता है लैक्टिक एसिड से। इन यीस्ट कोशिका एनारोबिक कंडीशन के अंदर पायरुवेट है कन्वर्टेड एसिटाल्डिहाइड और फिर एथिल एल्कोहल के अंदर बदल जाता है यीस्ट कोशिका के अंदर। तो जो अब इसके अंदर कैलोरी एथिल एल्कोहल इज फॉर्म्ड इन क्रेब साइकिल 6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकलती है। क्रेब चक्कर के अंदर अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो 1 मोल ग्लूकोज से 6 किलो कैलोरी एनर्जी बनेगी, ऑक्सीडेशन होगा। जबकि अगर 1 मोल जो ग्लूकोज है अनएरोबिक कंडीशन के अंदर फर्मेंटेशन अगर हो रहा है तो 57 किलो कैलोरी पर मोल बनती है। और अगर लैक्टेट बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है अपने सामान्य को कहने का मतलब जो यीस्ट है उसके अंदर 57 किलो कैलोरी पर मोल बनती है और जो अपने सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर 46 किलो कैलोरी पर मोल बनती है। तो कहने का मतलब इसके अंदर बहुत कम ऊर्जा निकलती है, बहुत कम एटीपी बनती है। अधिकांश जो ऊर्जा एटीपी बनती है वो क्रेब्स के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ही 6 किलो कैलोरी पर मोल बनती है। हाँ, आगे एरोबिक रेस्पिरेशन का ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिखाया गया है कैसे चलता है। पायरुवेट है ये साइटोसोल के अंदर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है और यहाँ क्या होगा, ये इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप है वो जुड़ जाता है कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाता है ये पायरुविक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर। तो 2 एसिटाइल ग्रुप हैं, इसके साथ 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जुड़कर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, उसके साथ 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जुड़कर और ये सिट्रिक एसिड के अंदर बदल जाता है और कोएंजाइम ए निकल जाता है। तो सिट्रिक एसिड जब बनता है, क्रेब चक्र यहाँ से शुरू होता है। तो जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए से जुड़ेगा, इसके अंदर 2 कार्बन है और जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है इसके अंदर 4 कार्बन है, तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल बन जाता है और कोएंजाइम ए दोबारा नए साइकिल के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ से हर साइकिल के अंदर क्रेब चक्र के अंदर 4 पेयर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, साइटोक्रोम चेन है, उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ ये फिर एनर्जी का प्रोडक्शन है वो करते हैं। तो 3 तो NADH के रूप में निकलते हैं और एक FADH2 है वो पकड़ती है इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं ये NADH, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और ये FAD है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेती हैं और साइटोक्रोम चेन के अंदर पहुंचा देती हैं। तो हर साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, यानी 2 कार्बन निकल के सिट्रिक एसिड है वापस किसके अंदर, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर बदल जाता है और हर चक्कर के अंदर 2 एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल कोएंजाइम है जुड़कर फिर दोबारा एक नया साइकिल शुरू कर देती हैं, सिट्रिक एसिड बन जाता है। तो सिट्रिक एसिड 2 कार्बन निकाल के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कर वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर बदल जाता है। हर ये साइकिल चलता रहता है। तो एक साइकिल में लगभग 36 ATP है उनका निर्माण होता है। तो ये टोटल अपन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी कैसे निकलती है वो अपन ने जान लिया। अब अपन माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा क्या है जो कि इतने सिस्टमेटिक ढंग से और इतनी ज़्यादा एनर्जी कंप्लीट बना लेती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।